नमस्कार। एक बहुत मशहूर कहावत है, बच्चों की किताबें वो जगह हैं जहां कल्पना चलना सीखती है। वाह क्या बात है। और आज हम इसी कल्पना की दुनिया में मतलब भारतीय बच्चों की किताबों की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो कहता है कि भारतीय बाल साहित्य एक तरह से एक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। और ये सिर्फ बच्चों की कहानियों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी संस्कृति, समाज और शिक्षा के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति और समाज से जुड़े सवालों में ये बातें बहुत काम आ सकती हैं। हाँ, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं और इसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी पुरानी पंचतंत्र और वो सुनहरे बालों वाली परियों की कहानियों से आगे निकलकर आज का बाल साहित्य बच्चों को उनकी अपनी जड़ों से, अपनी जमीन की कहानियों से जोड़ रहा है। चलिए इस गहरी और मजेदार पड़ताल में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं दिल्ली में लगे विश्व पुस्तक मेले से। लेख हमें सीधे हॉल नंबर 6 में ले जाता है जो बच्चों की किताबों के लिए है। और वहां का माहौल मतलब काफी जाना पहचाना सा है। हाँ, एक तरफ तो वो चमकीली, आकर्षक, विदेशों से आई किताबें और दूसरी तरफ हमारी अपनी पुरानी पंचतंत्र, अमर चित्र कथा और हाँ, वो शैक्षणिक सामग्री का ढेर जो हर बच्चे को टॉपर बनाने का वादा करता है। बिल्कुल, वो तो हर जगह दिखता है। सही कहा। लेकिन लेख इसी भीड़ के बीच छिपी एक नई दुनिया की ओर इशारा करता है। और इसके कुछ उदाहरण तो कमाल के हैं, जैसे व्यक्तित्व विकास पर एक सचित्र कविता या फिर मैथिली नाम की एक लड़की और उसके प्यारे लेकिन उलझे हुए राक्षसों की कहानी। अच्छा। और जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो थी सूर्य की एक शब्दहीन कहानी, जिसमें सूर्य को पूर्वोत्तर की एक युवा महिला के रूप में दिखाया गया है। जरा इस पर एक पल रुककर सोचिए, ये कितना शक्तिशाली विचार है ना? एक शब्दहीन किताब बच्चे को अपनी कल्पना इस्तेमाल करने पे मजबूर करती है। सही बात है। और सूर्य को एक महिला के रूप में देखना, ये लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ता है। और उसे पूर्वोत्तर से जोड़ना देश के उस हिस्से के बारे में एक सकारात्मक छवि बनाता है जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। मतलब ये सिर्फ एक सुंदर किताब नहीं है, ये सोच का एक नया दरवाजा खोल रही है। बिल्कुल। लेख में ये भी कहा गया है कि पुस्तक मेले में जाने का असली मकसद अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग जैसा नहीं रहा। हाँ, मतलब सिर्फ वही खरीदने नहीं जाना है जो पहले से पता है, बल्कि ऐसी ही नई और रचनात्मक चीजों को खोजना है। खासकर आज के दौर में जब बच्चे वीडियो और रील्स की दुनिया में जी रहे हैं, उनका ध्यान खींचना तो एक चुनौती है। और यहीं पर इन किताबों का महत्व और बढ़ जाता है। ये किताबें बच्चों को उनके अपने संदर्भ से, अपनी दुनिया से जोड़ती हैं। जब कोई बच्चा कहानी में अपने जैसा दिखने वाला पात्र या अपने शहर का नाम पढ़ता है तो उसे एक अपनेपन का एहसास होता है। ये तो है। लेख में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि हमें ऐसी किताबों की जरूरत है जो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ जीने के लिए तैयार करें। ये बात मुझे थोड़ी समझनी है। किताबों का एआई से क्या सीधा कनेक्शन हो सकता है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, एआई क्या कर सकता है? वो जानकारी प्रोसेस कर सकता है, तर्क दे सकता है, लेकिन एआई कल्पना नहीं कर सकता। वो सहानुभूति नहीं महसूस कर सकता या नैतिक दुविधाओं को नहीं समझ सकता। ये नई तरह की किताबें बच्चों में यही इंसानी गुण विकसित कर रही हैं, रचनात्मकता, भावनात्मक समझ, अच्छा। और अलग-अलग नजरियों को सराहने की क्षमता। यही वो स्किल्स हैं जो एआई के दौर में इंसान को अपूरणीय मतलब इररिप्लेसेबल बनाएंगी। वाह, मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक तैयारी है। तो इस बदलाव को, जिसे लेख पुनर्जागरण कह रहा है, इसे चला कौन रहा है? लेख में एक बहुत बड़ी पहल का जिक्र है, टाटा ट्रस्ट का पराग। हाँ, और पराग का मॉडल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस पूरे इकोसिस्टम के कह सकते हैं केंद्र में है। मुझे ये बात बड़ी अनोखी लगी कि वो खुद किताबें नहीं छापते बल्कि दूसरे प्रकाशकों को बढ़ावा देते हैं। ये मॉडल काम कैसे करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पराग का मॉडल सहयोगी है, प्रतिस्पर्धी नहीं। क्योंकि वो खुद पब्लिशिंग नहीं करते, इसलिए कोई भी प्रकाशक उन्हें अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। अच्छा। इसके बजाय वे एक क्यूरेटर की भूमिका निभाते हैं। आज के बाजार में जहां हजारों किताबें हैं, एक भरोसेमंद क्यूरेटर मिलना माता पिता और शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो ये क्यूरेशन होता कैसे है? लेख में पराग सम्मान सूची का जिक्र है।
जी, पिछले 5 सालों से वे हर साल ये सूची जारी करते हैं। एक एक्सपर्ट जूरी होती है जो पूरे साल में छपी हिंदी और अंग्रेजी की बेहतरीन बाल पुस्तकों को चुनती है। हर साल? हाँ, हर साल। अब तक इस सूची में 24 अलग-अलग प्रकाशकों की 286 किताबें शामिल हो चुकी हैं। ये माता-पिता, स्कूलों, लाइब्रेरियंस सबके लिए एक भरोसेमंद गाइड की तरह है। तो ये एक तरह से क्वालिटी का स्टैम्प बन गया है। इससे तो अच्छे लेखकों और छोटे प्रकाशकों को भी पहचान मिलती होगी। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं, लेखक से लेकर चित्रकार, प्रकाशक और आखिर में पाठक तक। इस पूरी कड़ी को फायदा होता है। तो चलिए अब उन प्रकाशकों और किताबों पर आते हैं जो इस पुनर्जागरण का चेहरा है। लेख के अनुसार सबसे ज्यादा रोमांचक काम शुरुआत में भारतीय अंग्रेजी साहित्य में हुआ। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि वहाँ भुगतान करने वाले ग्राहक मौजूद हैं, तो प्रयोग करने के लिए ज्यादा पूंजी और एक स्थापित बाजार है। सही बात है। नए ट्रेंड्स अक्सर यहीं से शुरू होकर फिर भारतीय भाषाओं में फैलते हैं। और छोटे बच्चों के लिए प्रथम बुक्स, तोलिका बुक्स, डकबिल और पफिन जैसे कई नाम हैं। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि अब बात सिर्फ काल्पनिक कहानियों तक सीमित नहीं है। हाँ, कुछ बहुत ही अलग तरह की पहल भी हो रही हैं। जैसे कराडी टेल्स ने पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी पारी के साथ मिलकर ग्रामीण भारत की असली कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये तो अमर चित्रकथा की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। और ये बहुत जरूरी भी है। ये बच्चों को सिखाता है कि नायक सिर्फ राजा महाराजा या देवता नहीं होते। एक किसान, एक बुनकर या अपनी कला को जिंदा रखने वाली कोई महिला भी नायक हो सकती है। ये बच्चों के मन में श्रम और ग्रामीण जीवन के प्रति सम्मान पैदा करता है। सही कहा। इसी तरह आर्टफास का जिक्र है जो गणेश पाइन और एस.एच. रजा जैसे महान भारतीय कलाकारों पर किताबें निकाल रहा है। मुझे याद है बचपन में कला की किताबों का मतलब था लियोनार्डो दा विंची या वैन गॉग। बिल्कुल। अपने भारतीय कलाकारों के बारे में बच्चों के लिए इतनी सुंदर किताबें देखना एक बड़ा बदलाव है। ये सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब बच्चे छोटी उम्र में अपनी कला और कलाकारों के बारे में जानते हैं तो वे अपनी विरासत पर गर्व करना सीखते हैं। आपने भाषाओं की बात की और लेख में प्रथम बुक्स के अनुवादों का भी जिक्र है। लेकिन अब तो लगता है कि हिंदी में भी एक अलग ही क्रांति चल रही है जो सिर्फ अनुवाद पर निर्भर नहीं है। हाँ, और ये इस पुनर्जागरण का सबसे रोमांचक पहलू है। लेख हमें भोपाल के 2 स्टॉलों पर ले जाता है जो हिंदी बाल साहित्य का भविष्य लिख रहे हैं। अच्छा, भोपाल, दिल्ली या मुंबई नहीं? यही तो दिलचस्प बदलाव है। रचनात्मकता अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। भोपाल जैसे शहर बाल साहित्य के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। तो पहला नाम है एकतारा ट्रस्ट, जिनका प्रकाशन है जुगनू। लेख उन्हें हिंदी बाल साहित्य में रचनात्मकता में सबसे आगे बताता है। जी, उनका काम असाधारण है। उनकी सूची देखकर ही अंदाजा हो जाता है। गुलजार की कविताएं, विनोद कुमार शुक्ल जैसे महान लेखक की किताबें, और किताबों के रूप भी कितने अलग अलग हैं। पॉकेट बुक से लेकर बड़ी बड़ी आर्ट बुक्स तक, कविता कार्ड से लेकर आर्ट बुक फोल्डर तक। मतलब वे बच्चों को सिर्फ पाठक नहीं बल्कि हर तरह की कला का प्रशंसक बनाना चाहते हैं। उनकी पत्रिकाएं प्लूटो और साइकिल बच्चों में नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालती हैं। बिल्कुल। और दूसरा नाम है एकलव्य, जिनका प्रकाशन है पिटारा। यह संस्था तो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की ऐतिहासिक नींव पर बनी है। हाँ, लेकिन अब ये विज्ञान से बहुत आगे निकल चुकी है। लेख में वरुण ग्रोवर की किताब फुटबॉल का जिक्र है। एक लुधियाना का लड़का जो लखनऊ के एक हिंदी स्कूल में जाता है। ये तो भाषा, पहचान और एक शहर से दूसरे शहर जाने की उलझनों पर एक बहुत ही संवेदनशील कहानी लगती है। हाँ, और यही पिटारा की सबसे बड़ी ताकत है। ये बच्चे की दुनिया को बड़ा करता है। लेख में एक लाइन है कि पिटारा बच्चे के सांस्कृतिक ब्रह्मांड को भारत के सभी कोनों और समुदायों तक फैलाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बैठा है, वो पिटारा की कोई किताब पढ़ता है, तो हो सकता है उसे केरला के किसी त्योहार के बारे में कहानी मिले, या राजस्थान की किसी कला के बारे में। अच्छा। या फिर छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी समुदाय के जीवन के बारे में। ये असल में बच्चों को अनेकता में एकता का पाठ पढ़ा रहा है, बिना किसी भाषण के, सिर्फ कहानियों के जरिए। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा असर डाल सकता है। और यूपीएससी के लिहाज से भी ये सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन का एक ठोस उदाहरण है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि भारतीय बाल साहित्य अब सिर्फ उपदेश देने या मनोरंजन करने तक सीमित नहीं है।
ये एक बहुत ही रोमांचक और अभिनव दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। पारंपरिक और विदेशी सामग्री से हटकर अब हम अधिक प्रामाणिक, अपनी मिट्टी से जुड़ी और रचनात्मक सामग्री की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बदलाव अंग्रेजी और हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में दिख रहा है। सही कहा। और ये पुनर्जागरण सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की अगली पीढ़ी के मन और सोच को आकार देने के बारे में है। एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी पहचान को लेकर आत्मविश्वासी हो, अपने देश की विविधता के बारे में जिज्ञासु हो, और एक जटिल भविष्य का सामना करने के लिए कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति से लैस हो। बिल्कुल, ये किताबें उसी शक्ति का बीज बो रही हैं। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। लेख में कहा गया कि ये किताबें बच्चों को एआई के साथ जीने के लिए तैयार करती हैं। हमने कल्पना की बात की, रचनात्मकता की बात की, लेकिन क्या कुछ और भी है? एआई के युग में सफल होने के लिए बच्चों की कहानियों में और कौन से तत्व डालने जरूरी होंगे जो मशीनें कभी नहीं सीख सकती? बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद सहानुभूति या नैतिक दुविधाओं को समझने की क्षमता। इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये बातचीत आपको जानकारीपूर्ण लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।